गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइन। देखो, शायद हम लोग मैग्नेट्रॉन पर थे, है ना? राइट। 5 मिनट लूंगा, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्क्रीन एक बार मुझे बता दें, विजिबल है आपको? राइट। राइट। कैसा रहा ईएमडी का पेपर? अरे लिखो कुछ। बोले अंडर स्टूडेंट सर। एक सौ सात, ठीक है। ठीक है। ठीक है पूजा। 150 अटेम्प्ट किया है तो 150 तो बहुत ज्यादा है ममता। 150 अटेम्प्ट, इसका मतलब है काफी अच्छी तैयारी थी। एक्चुअली अगर टेक में आप 80 के अराउंड पहुंच रहे हो और नॉन टेक में 40 के अराउंड, तो ठीक स्कोर है। ठीक है, जैसा जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। अमर 120, ठीक है। हाँ, 120 के अराउंड मतलब सफिशियंट है। इतना आसान पेपर भी नहीं था, मतलब अब यूट्यूब में आने दो कहानियां। पेपर ठीक ठाक था, और 120, 125, 130 गुड स्कोर है। ठीक है। कुछ टॉपिक ही आपने नहीं पढ़े थे अब एग्जाम में जो आए थे अभी, है ना? अदरवाइज और स्कोर बढ़ा सकते थे। चलो, तो मुझे लगता है क्लास में सभी जुड़ गए। सो वी कैन स्टार्ट। फाइन। ओके, करें स्टार्ट। ओके, फाइन। चलिए, देखो अब तक मैग्नेट्रॉन में दो बातें हुई थी, या पहला स्टेटमेंट ये हुआ था। मैग्नेट्रॉन एक एम टाइप डिवाइस है, इसे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस भी कहते हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्रॉस फील्ड ट्यूब भी कहते हैं। राइट। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब लीनियर ट्यूब होती है। मैग्नेट्रॉन कैसी डिवाइस है? क्रॉस फील्ड। मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। ऑक्सीलेटर का मतलब एक बार चार्जिंग, एक बार डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो सक्शन होंगे इसमें। तो मैंने बताया था इंडक्टर की चार्जिंग और कैपेसिटर की चार्जिंग। राइट। एक बार इंडक्टर फुली तरह चार्ज होगा और एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। मैग्नेट्रॉन के लिए मैंने 8 कैविटी लिया था स्ट्रक्चर। 8 कैविटी का मतलब जनरली हम लोग डोमिनेंट मोड की बात करते हैं, पाई मोड की बात करते हैं, और इवन नंबर ऑफ कैविटीज लेते हैं। तो इवन नंबर ऑफ कैविटीज का मतलब अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर ऑफ कैविटीज मैंने यहां पर। राइट। फाइन। नेक्स्ट, अब जो 8 नंबर ऑफ आपने कैविटीज ली थी, कैमरे सभी लोग ऑन रखो। ठीक है। चलो देखो, अंदर हमारे पास एक कैथोड है जहां पर हीटर लगा होगा अंदर।
हीटर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरफ अगर हम बात करें तो यहां एनोड है, एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव है, राइट। तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज करेगा, भेजेगा, राइट, और एनोड पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस स्ट्रक्चर में एक कैथोड अंदर स्ट्रक्चर है, एनोड बाहर वाला स्ट्रक्चर है, राइट। ये कैविटीज हैं, एनोड कैविटीज जिन्हें बोलते हैं, रीइंट्रेंट कैविटीज इनका नाम होगा आगे चलकर। अब क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर परमानेंट मैग्नेट लगाकर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा एक मैग्नेट्रॉन बेसिकली हाई पावर वैक्यूम ट्यूब है जिसमें मल्टीपल कैविटी है, 8 से 20 मैंने जनरल एग्जांपल लिया, राइट। इसके बाद मैंने कहा इसमें मल्टी कैविटी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज गीगाहर्ट्ज में होती है, इसका मतलब एल और सी का मान बहुत कम बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं अभी बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मैग्नेट्रॉन का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर ऑक्सीलेशन कराती है। कैसे कराती है भी देखेंगे। मैग्नेट्रॉन का यूज रडार में एज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट के लिए लेते हैं। फिर मैंने कहा था एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन हमने लिया जिसमें सर्टेन लेंथ है और रेडियस है, और सिलेंड्रिकल एनोड है। तो पहले अंदर एक रेडियस बनेगी, उसके ऊपर एक आउटर लेयर बनेगी। एरिया एनोड और कैथोड के बीच में जो होगा उसे इंटरेक्टिंग स्पेस कहते हैं, जहां इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल का। कैविटी परिधि पर होती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक बोला है, सरकमफेरेंस पर होती है। और यहां ये बात नोट करने वाली है कि हर एक कैविटी के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, राइट। द ओनली वन ओनली कैविटी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर कैविटी। कैसे ट्रांसफर कराते हैं अभी देखेंगे। सबसे पहले मैंने केस फर्स्ट लिया जब नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे। देखो इधर, चलो सुनना स्टार्ट करो। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा और प्लस पर पहुंचेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेगा प्लस पर पहुंचेगा, हर जगह राइट, सीधा सीधा निकलेगा। तो कैथोड पर निगेटिव पोटेंशियल है और एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर। अब जब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इधर देखो, इधर एक पर्सन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और उस पर्सन पर अगर एक फोर्स लगाया जाए तो क्या वो चलते हुए, देखो इधर, जैसे मान लो एक पार्ट से एक पार्ट पर चल रहा है कोई पर्सन, और चलते समय यहां से कोई फोर्स लगाया जाए, फोर्स लगाओगे तो वो पर्सन उससे भिड़ने की जगह ऐसे आगे चलकर ऐसे पहुंचेगा। तो बताओ क्या इस समय इलेक्ट्रॉन चलते हुए घूम नहीं जाएगा। सुनिए, इलेक्ट्रॉन कब घूमा, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, तब इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा निकला और प्लस पर पहुंचा। इलेक्ट्रॉन माइनस प्लेट से हमेशा निकलता है और प्लस प्लेट पर पहुंचता है। तो यहां से चला, हीटर वार्म अप हो रहा है, मान लो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रॉन इमर्ज, निकला, और निकलने के बाद यहां सीधा पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन निकला, सीधा पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा। लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट किया, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QVB। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, V मैग्नेटिक फील्ड है। तो F बराबर QVB से, अब क्या होगा, QVB से इलेक्ट्रॉन चलते हुए थोड़ा सा अपने रास्ते से डाइवर्ट होगा। क्लियर। तो जब B 0 है तब सीधा सीधा, जब थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी थोड़ा तिरछा होगा। फिर अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाओगे तो ये घूमकर, ऐसे घूमकर फिर वापस आए, राइट। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाया, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते बढ़ाते देखो यहां पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन विल बाउंस बैक टू द कैथोड without reaching the anode. That is called back heat problem. To avoid this condition, supply should be disconnected. इसका मतलब क्या है, अब देखो जरा, इलेक्ट्रॉन चला, इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगी तो ये ऐसे गया, और चलते हुए ध्यान से देखना, इतना ज्यादा इस पर फोर्स लगा कि ये वहां पहुंचा ही नहीं, ये ऐसे भटकते 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 फिर वापस आ रहा है। तो कैथोड से निकला और एनोड पर बुना पहुंचे 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 बाउंस बैक कर गया। अगर बाउंस बैक कर गया, सुनो, इलेक्ट्रॉन निकला और फिर वापस वहीं आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जब जहां से निकलकर वापस आ गया तो क्या इस पर
कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वापस आने का मतलब उस पर हीट बढ़ना, और हीट बढ़ने का मतलब हीट वैल्यू इंक्रीज करना। तो सप्लाई जो लगी थी जिससे हीट दे रहे थे, क्या वो सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उस समय डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या बात क्लियर है यहां तक? राइट, चलो। फिर मैंने कहा, और कहां गया, इतना ही हुआ है क्या, बताना जरा। अमर, यहीं तक हुआ था क्या, बाउंस बैक तक, या इसके आगे कुछ कराया था? पूजा, यहीं तक हुआ था या इससे आगे हुआ था? यहीं तक था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सॉरी। चलो, अब सुनो। एक मिनट, कोई फिगर मैं ले लूं। एक फिगर में लेकर स्टार्ट कर रहा हूं जस्ट। चलो, अब मेरी बात को आप सुनेंगे। देखो स्टूडेंट्स, राइट, अब ये जो मैग्नेट्रॉन है, इस पर अगर मैं कैपिटल एन की बात करूं, तो कैपिटल एन का मतलब, हाँ केस 3 तक वही तक हुआ था ना, बाउंस बैक, ठीक है। अब आप इस बात को समझे कि पाई मोड का मतलब क्या है, इसमें सेपरेट हेडिंग डालो, पाई मोड, ब्रैकेट में लिख लो डोमिनेंट मोड। कलर विजिबल है ना ये पाई मोड, रेड, ठीक है, डोमिनेंट मोड। और ये फिगर बना लो, इस फिगर में ए और बी हटा दो, है ना, भी ए। जल्दी बनाओ ये फिगर, जल्दी बनाओ जल्दी। अंदर वाला कैथोड है, ऊपर वाला एनोड है। हेडिंग डालो पाई मोड डोमिनेंट मोड।
हो गया कंप्लीट। चलो इधर देखो, अगर मैं ये मान लूं टोटल नंबर ऑफ कैविटीज कितनी है, 8 थी यहां पर। अगर मैं नंबर ऑफ कैविटीज को कैपिटल एन मान लूं, नंबर ऑफ कैविटीज कितनी है, कैपिटल एन, ठीक है। और टोटल फेज शिफ्ट की बात करें तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो वी कैन से एन इंटू थीटा। कैसे, जरा देखो, देखो इधर, अगर हर कैविटी का थीटा फेज डिफरेंस है, हर कैविटी कितने का फेज डिफरेंस दे रही है, थीटा का, तो बताओ कितने थीटा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 8 थीटा। तो अगर एन कैविटी है, टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, एन थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैपिटल एन जो मैं बोल रहा हूं। तो टोटल कैविटी कितनी थी, एन, टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, एन इंटू थीटा। हर कैविटी कितने का फेज शिफ्ट दे रही है ब्रिकेस, थीटा। तो टोटल कितने हैं, एन, तो एन इंटू थीटा, दैट इज टोटल फेज शिफ्ट। अब टोटल फेज शिफ्ट अगर एन थीटा है, राइट, तो क्या हम कह सकते हैं टोटल फेज शिफ्ट, इधर देखो, अगर टोटल फेज शिफ्ट एन पाई के इक्वल हो जाए, 2n पाई, सॉरी, इवन नंबर, 2n पाई के इक्वल हो जाए, फेयर एन, स्मॉल एन इंटीजर है, स्मॉल एन का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट, ये इंटीजर है। तो बताओ अगर स्मॉल एन 1 2 3 है, टोटल फेज शिफ्ट एन थीटा अगर इस 2n पाई के बराबर हो जाए, चेक दिस, एन थीटा बराबर अगर 2n पाई हो जाए, राइट, तो क्या एन थीटा बराबर 2n पाई पर, ध्यान से सुनेंगे सभी, मैं ऐसा कह रहा हूं उस समय, सॉरी, मैंने कहा नंबर ऑफ कैविटीज एन, टोटल फेज शिफ्ट एन थीटा। अब ये बताओ, ये जो 2n पाई है, इसमें n का मान है 1 2 3 डॉट डॉट, राइट। मैं अगर इस बात को इस तरह से अब रिलेट करना चाहूं, देखो जरा, मैंने कहा इस एन थीटा को मैंने बराबर किया 2n पाई, राइट। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि आप यहां पर एन थीटा बराबर 2n पाई देख रहे हो, राइट, तो मैं थीटा का क्या मान रखूं, थीटा का ऐसा क्या मान प्लेस करूं कि मेरे पास, थीटा का ऐसा क्या मान प्लेस करूं कि मेरे पास डोमिनेंट मोड अकर कर जाए, राइट। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कैपिटल एन का मान, अगर कैपिटल एन का मान 2n के बराबर हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, मतलब थीटा बराबर क्या पुट कर दें, पाई। अगर मैं थीटा का मान पाई पुट कर दूं यहां, तो पाई पाई कट जाएंगे और एन बराबर क्या आ जाएगा, 2। राजरानी, थीटा बराबर क्या पुट किया है, पाई, और अगर पाई पुट कर दे यहां थीटा बराबर, तो पाई पाई कट जाएगा, तो कैपिटल एन बराबर 2 इंटू, राइट। दैट मीन्स, इसका मतलब ये समझ में आया, इधर फिगर में आओ, नाउ लुक, इधर बोर्ड पर जल्दी जल्दी देखते जाओ, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। अब आप जानते हो, जो भी आरएफ सिग्नल भेजा जाता है, इधर देखो, जो भी आरएफ सिग्नल भेजा जाता है,
क्या वो आरएफ सिग्नल एक साइनोसोडल सिग्नल होगा और हाफ साइकिल के लिए प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। एक साइनोसोडल सिग्नल हर हाफ साइकिल में प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप मुझे बताइए, क्या ये हर पाई डिग्री पर, पाई वैल्यू पर, क्या ये हर पाई वैल्यू पर, क्या ये अगली पाई वैल्यू पर बार बार फेज डिफरेंस लाएगा या नहीं? फेज शिफ्टिंग है या नहीं? तो अगर कोई पूछता है फेज शिफ्ट के बारे में कि थीटा या फाई हर एडजेसेंट कैविटी के बीच में, इधर देखो सब लोग, एक एक नंबर से दो नंबर के बीच में, क्या हर एडजेसेंट एक से दो के बीच में क्या है? पाई। अगला दो से तीन, फिर पाई। तो क्या हर एक कैविटी से दूसरे कैविटी के बीच में पाई डिग्री का फेज डिफरेंस है? फिर दूसरे से तीसरा फिर पाई, तीसरे से चौथा फिर पाई, चौथे से पांचवा फिर पाई, पांचवें से छठवां फिर पाई, छठवें से सातवां फिर पाई, सातवें से आठवां फिर पाई, आठवें से पहला फिर पाई। बोलो, इसी मोड का नाम होता है पाई मोड, राइट? तो अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पाई मोड, तो आपका आंसर क्या होगा? पाई मोड का मतलब है आपके पास जो टोटल फेज शिफ्ट बननी चाहिए वो एन थीटा स्टैंडर्ड के लिए 2n पाई होगी, और हर एडजेसेंट कैविटी के बीच का एंगल क्या होगा? पाई। जब आप ऐसा लेते हो तो इसे कहा जाता है डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड का मतलब है एक ऐसा मोड जहां पर हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे, राइट? तो अगर कभी कोई पूछे पाई मोड का दूसरा नाम, पाई मोड क्यों कहते हैं, पहले ये क्लियर हुआ। हर एडजेसेंट कैविटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस? पाई। हर एडजेसेंट कैविटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस? पाई। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरएफ सिग्नल कैसा होता है? बेसिक साइनोसोडल। और साइनोसोडल कितने पर फेज डिफरेंस देता है? हर 180 पर, 180 पर, 180 पर, 180 पर। और 180 को ही हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं? पाई। फाइन, बनाओ जल्दी, लिखो इसको। एक स्टूडेंट डायरी मेंटेन करिए, उसमें पेपर्स के बारे में जरूर लिखिए। जैसे अभी आईएमडी का पेपर देकर आए या डीआरडीओ का या कोई भी पेपर में, कहाँ कौन सा लूप होल्स बन रहा है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे हो, राइट? कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट कर पाए हो, कहाँ आपकी अटेम्प्टिंग अच्छी थी, कहाँ अटेम्प्टिंग खराब है, राइट? उसको मेंटेन करिए ताकि अगले पेपर में कितना रेक्टिफाई कर पा रहे हो ये आपको दिखाई दे। और ये याद रखें, लाइफ बार बार मौका नहीं देती है स्टूडेंट्स। पढ़ाई इस समय जो कर रहे हो वो काम देगी, साल दो साल बाद पढ़ाई करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। अभी मोमेंटम एनर्जी को मेंटेन रखो। चलो, ये बात समझ में आई सबको? तो पूछा जाए मैग्नेट्रॉन में पाई मोड से क्या समझते हो? तो पाई मोड का मतलब कौन सा मोड है? डोमिनेंट मोड। क्यों डोमिनेंट? क्योंकि इसमें रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। दूसरा, इसके लिए बताओ नंबर ऑफ कैविटी कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सुनो। फॉर फॉर टाइमिंग का तो इशू होता ही है स्टूडेंट्स, टाइमिंग आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी।
आप देखोगे कई पेपर्स में ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन लास्ट में छूट जाते हैं, और केवल केवल इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में आप धीमे चलते हैं, ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए, सारे क्वेश्चन हो जाए, लास्ट में वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आपको आते भी थे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, है ना, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी आप लोगों को, ठीक है। जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मैथ थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, टाइम कितना दिया ये डिपेंड करता है। चलो, अब सुनो, यहां तक हो गया था सबका। अगर कोई पूछता है फॉर पाई मोड, हाँ बताओ, नंबर ऑफ कैविटी कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है इवन, ऑप्शन है ऑड, ऑप्शन है बोथ, नन ऑफ दीज। इवन नंबर, देखो, फॉर पाई मोड कैपिटल एन बराबर 2n, नंबर ऑफ कैविटीज है ये, तो नंबर ऑफ कैविटीज कैसी होनी चाहिए? नंबर ऑफ कैविटीज बराबर 2 × n, और n का मान क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब, तो बताओ। 1 2 3 डॉट डॉट, तो अब मुझे बताओ, आप n का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। मैंने उस एग्जांपल में n का मान 4 लिया है, राइट? तो नंबर ऑफ कैविटी कितनी आ गई? 8 आ गई, राइट? बोलो। तो अगर कोई पूछता है इवन नंबर ऑफ कैविटी से क्या समझते हो, तो इवन नंबर ऑफ कैविटी लेने का मतलब क्या है? कौन सा मोड लेना? पाई मोड। मैंने कहीं लिखवाया होगा 8 से 20 जनरली हम लोग कैविटी लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैविटीज इवन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए डोमिनेंट मोड के लिए नंबर ऑफ कैविटी कैसी होनी चाहिए? इवन। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कब ज्यादा होगा? जब हमारे पास कैविटी कैसी होंगी? इवन नंबर। क्लियर? कोई फार्मूला पूछता है फेज शिफ्ट का फार्मूला, तो कौन सा फार्मूला सही है? एन थीटा बराबर 2n पाई। और ये क्यों फॉलो हो रहा है 2n पाई? क्योंकि हर हर एक साइकिल पर पाई, फिर पाई, फिर पाई, फिर पाई। क्लियर? चलो, अब ये देखो, नंबर ऑफ कैविटीज के बाद ये क्लियर हो गया, इवन नंबर ऑफ कैविटीज पाई मोड के लिए। सो फॉर पाई मोड even number of cavities can be used, even number of cavities can be used, ठीक है। हो गया कंप्लीट? चलो, अब मुझे एक बात बताइए,
ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इधर देखो, जैसे लिखना लिखना नहीं, सुन लेना बस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये 4 केस एक बार चेक करना। देखो, अगर बोर्ड पर देखें B बराबर 0 होता तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता और सीधे एनोड पर चला जाता। अगर B का मान कुछ स्मॉल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो स्मॉल वैल्यू की वजह से ये कुछ ऐसा जाता, निकलता हमेशा कैथोड से और एनोड पर जाता। अबे कहीं भी देख लेना, मतलब, राइट। अगर B का मान हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू के बराबर हो जाता, तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ये जाता, राइट, और ये ऐसे जाता, इसको टच करके वापस आता, मतलब चलते हुए इसे बोलते हैं, ग्रेज करते हुए, ये ऐसा कुछ आता वापस। और अगर B का मान BC से ज्यादा होता, फील्ड इतनी ज्यादा होती, ये जो BC से भी ज्यादा है, अगर जिसको चलना था सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को, क्या वो इलेक्ट्रॉन अब जहां पहुंचना था उससे पहले ही, ये पहले ऐसे जाता था, अब ये क्या हुआ, ये पहले ही यहां घूम गया, दैट इज कॉल्ड B ग्रेटर देन BC, बाउंस बैक कर गया। बोलो, अब ये जो 4 कंडीशन मैंने ली, जिसको मैंने 3 फॉर्म में पढ़ाया, 3 कंडीशन के नाम से, राइट, क्या ये कंडीशन सबको क्लियर है? इन चारों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये रेडियल डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सियल डायरेक्शन में, राइट। तो देखो, ये जैसे हमारे पास कैविटी है, राइट, कैविटी नहीं, सॉरी, मैग्नेट्रॉन है जिसमें कैथोड ऐसा है सिलेंड्रिकल और ऊपर एनोड है, तो जो रेडियल डिस्टेंस है, राइट, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्योंकि रेडियल पर ये प्लस और माइनस है, तो यहां कैथोड पर माइनस, एनोड पर प्लस, तो यहां बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सियल जो एक्सिस है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नॉर्थ और साउथ पोल, राइट, परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से। अब हो क्या रहा है, 2 फील्ड, समझना स्टूडेंट्स, एक ऐसे फील्ड है जो जो हमारे पास एक्सियल है, लाइक दिस, और एक रेडियल है, एक फील्ड ऐसे घूमकर बन रही है लाइक दिस, और एक फील्ड एक्सियल बन रही है। तो क्या एक फील्ड और ये फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं? इसी को कहते हैं ई परपेंडिकुलर एम, इसी को कहा जाता है क्रॉस फील्ड। तो मैग्नेट्रॉन कैसी डिवाइस है? क्रॉस फील्ड। मैग्नेट्रॉन कैसी डिवाइस है? क्रॉस फील्ड। और यहां पर अब जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, तो अब तक ये क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा सीधे, थोड़ा घूम गया, ये घूमकर वापस आ रहा है, और यहां वाली कंडीशन में ये यहां पहुंच ही नहीं रहा, पहले ही घूम गया, राइट। इतनी 4 बातें क्लियर है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिना एनोड पर पहुंचे पहले घूम गया? B ग्रेटर देन BC पर, राइट। ये 4 बातें सभी को क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां
अभी तक कोई आरएफ सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहा था। अगर अब मैं आरएफ सिग्नल को अप्लाई करूं, जरा देखो, व्हेन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हेन आरएफ सिग्नल इज अप्लाइड। देखो अभी तक जो हमने केस पढ़े थे, मैंने स्टार्टिंग में कहीं बोला होगा, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, हाँ, अभी तक जो आपने केस फर्स्ट पढ़ा, केस सेकंड पढ़ा, केस थर्ड पढ़ा, इन सभी में क्या नहीं अप्लाई हुआ? नो आरएफ सिग्नल इज अप्लाइड। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, केवल कैथोड इलेक्ट्रॉन को गर्म कर रहा है, भेज रहा है, बस। और कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो निकला, इलेक्ट्रॉन की डेस्टिनी कहां है? प्लस। इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है? प्लस की तरफ। लेकिन बीच में उसे फील्ड डिस्टॉर्ट कर रही, घुमा रही है, फील्ड उसको इस तरफ घुमा रही है, और घुमाते हुए वो वापस रोल बैक हो रहा है, राइट? तो अगर मैं अब बात करूं कि व्हेन आरएफ सिग्नल इज आल्सो अप्लाइड, लास्ट डायग्राम बनाना है, कौन सा बनाना है? अरे ये नहीं बनाना है, कितनी बार बनाओगे? उसी बात को छोटा छोटा दिखा दिया है, प्रॉपर बना तो चुके हो। ममता डायग्राम हो चुका है वो वाला, ठीक है। ये तो समझाते हुए पढ़ाते हुए बोल देता हूं मैं ऐसे, शायद कहीं मेरी बातें याद रह जाए। चलो, अब लिखो नेक्स्ट, गिव द हेडिंग, व्हेन आरएफ सिग्नल, व्हेन आरएफ सिग्नल इज आल्सो अप्लाइड। अब इस बार आरएफ सिग्नल को भी अप्लाई कर रहे हो। आरएफ का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हो गया? चलो, अब व्हेन आरएफ सिग्नल इज आल्सो अप्लाइड की बात कर रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, तो आरएफ सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये यहां फेज फोकसिंग इफेक्ट पर काम करता है। किस इफेक्ट पर काम करता है? फेज फोकसिंग। कैसे करता है भी देखते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब बताओ जरा मुझे, कहां यूज करते हो उसका? रडार में। और रडार में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो बताओ, अगर मैं इसकी कैविटी को बना रहा हूं, तो क्या इसकी कैविटी बनाते समय जो मुझे एल और सी चाहिए, वो लो चाहिए, हाई चाहिए? आई नीड एल एंड सी वेरी लो। जितने ये लो बनेंगे उतना एफ हाई बनेगा। तो जो कैविटी यहां यूज की जाती है उसका नाम होता है री एंट्रेंट कैविटी, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, राइट? री एंट्रेंट cavities are used. ठीक है, री-entrant cavities are used. Re-entrant cavities are used. अब जब हमने इसको री-entrant cavity बोला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि L का मान लो, C का मान लो, तो फ्रीक्वेंसी कैसी बनेगी? हाई। तो अगर कोई पूछता है जो कैविटी यहां बनाई जा रही है, ये जो कैविटी स्ट्रक्चर थे,
कहाँ गया, दिस वन। तो ये कैविटी स्ट्रक्चर के अंदर पूछा जाता है एल और सी का मान कैसा बनाया जाता है। दीज वैल्यू शुड बी स्मॉल और हाई। कैविटी मटेरियल के अंदर एल और सी कैसा लिया जाता है, लो या हाई, दीज आर लो, सो दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। फाइन, बात समझ पा रहे हैं, ब्रिकेज क्लियर है ये बात। जितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है तो एल और सी का मान, राइट, करेक्ट। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम यहां पर री एंट्रेंट कैविटी में अब वर्क कराना चाहते हैं तो वर्क कराते समय मैं अब स्ट्रक्चर पर क्या टर्म यूज करूं, राइट। तो स्ट्रक्चर को एक बार आप देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बनाते समय सभी लोग ध्यान देना बोर्ड पर। एक मिनट मैं फिगर को कॉपी कर लूं, मेरे लिए ठीक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो राइट, अब देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। अब आपने आरएफ सिग्नल अप्लाई किया, अब हमने आरएफ सिग्नल अप्लाई किया। जब आरएफ सिग्नल अप्लाई हो रहा है, मैं किसी भी कैविटी से दिखा दूं, तो आरएफ सिग्नल जब हमने अप्लाई किया तो आरएफ सिग्नल अप्लाई करने का मतलब एक साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई हो, राइट। ये सिग्नल जब अप्लाई है, राइट, तो अब इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से सब ध्यान से। आरएफ सिग्नल है कैसा, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, राइट। एक बार ये प्लस देगा, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस। फेज शिफ्ट के साथ होगा या नहीं होगा, बोलो। हर कैविटी फेज शिफ्ट बना रही है, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। आरएफ अप्लाई है, अब तक आरएफ अप्लाई नहीं था। जब आरएफ अप्लाई नहीं था तो हमेशा एनोड पर क्या देखते थे, यहां प्लस 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 प्लस। समझना, बात की गहराई को समझना। तब एनोड पर हमेशा केवल क्या देखते थे, प्लस 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 प्लस, और यहां माइनस 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 माइनस, माइनस से इलेक्ट्रॉन निकला, प्लस पर पहुंचा, सीधी सीधी कहानी थी, राइट। अब जरा समझो, कहां गया, आ जाओ वापस। हाँ, अब इस डायग्राम में फील करो, जैसे मैं आपसे ये कहूं, डायग्राम में कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है एज सच कि मैं जैसा बना रहा हूं आपको वैसा ही बनाना है, कोई भी एक, राइट, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहां मान लिया, इधर देखो सब लोग, ये पाई मैं हटा रहा हूं समझाने के लिए, राइट। अगर मैं मान लो स्टूडेंट्स यहां पर प्लस मान रहा हूं, तो अगला वाला क्या होगा, माइनस, फिर यहां प्लस तो यहां माइनस, फिर यहां प्लस तो फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस तो फिर यहां माइनस। हर हाफ साइकिल में प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। होगा आरएफ सिग्नल में या नहीं, राइट। अब इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये है नहीं आपकी बस की बात, आराम से समझना, संभालते हुए। क्या प्लस से माइनस आरएफ सिग्नल, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देखना देखना देखना, हर प्लस से माइनस आर नंबर ऑफ आरएफ सिग्नल्स, प्लस से माइनस ये बनाते चले जाएंगे वैल्यू। इधर प्लस से माइनस, इधर क्या होगा, यहां उल्टा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, फिर यहां प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस,
फिर यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, फिर यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, फिर यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, फिर यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से। तो डायग्राम चमका। आरएफ सिग्नल अप्लाई हो चुका है, और जब आरएफ सिग्नल अप्लाई हो गया, और देखो जिसने ये लिखा था कि सर आरएफ पहले क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, बात को समझना गरीबी, स्टेप बाय स्टेप। पहले केवल मैग्नेटिक फील्ड, अब लगा रहे हैं साथ में। एक साथ डायग्राम बना दूंगा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत जल्दबाजी है तो मैं आधे घंटे में खत्म करने की क्षमता रखता हूं, राइट। लेकिन अगर मैच 50-50 का, ओवर का मैं खिलवा रहा हूं, तो आप वैसा ही खेलें। अननेसरी 5 ओवर का मैच ना बनाए। 2020 आजकल चलने लगा है, कुछ दिनों में 10 और फिर कुछ दिनों में 5 आने वाला है। चलने लगा, कई जगह 5 ओवर भी चलने लगा। अभी इंटरनेशनल ने उसको मान्यता नहीं दी, मिल जाएगी। लोगों के पास टाइम कहाँ है, कुछ दिनों में 1 ओवर का मैच चला करेगा। दीज आर टाइम इश्यूज। चलो, पहले प्लस से माइनस समझ में आया सबको? एक बार बना लो इसको, फिर बता। हो गया कंप्लीट? यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है? चलो, अब ये बताओ, आरएफ सिग्नल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? बना ही रहे हो क्या? हो गया कंप्लीट? अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लाई बैक स्ट्रक्चर से वापस लाऊं, राइट,
अब देखो, सॉरी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ देखो, अब लिसन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला माइनस से, अब इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता था, ये इसकी फील्ड है, राइट, समझ पा रहे हैं? अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए करते हुए करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इस प्लस पर यहां जाने की कोशिश थी, जब ये जा रहा है तो ये आरएफ सिग्नल के पास पहुंचा। इधर ध्यान से सुनो, आरएफ सिग्नल ने प्लस से माइनस एनर्जी दी, प्लस से माइनस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इसको एनर्जी मिली, और जब ये एनर्जी मिली, राइट, जब ये प्लस से माइनस यहां पहुंचा, क्या पहुंचते हुए फिर इस पार्ट पर ध्यान से देखो, जैसे ये यहां पहुंचा तो इसको ये वैल्यू, यहां से चलते हुए एक तरीका तो ये था डायरेक्ट यहां पहुंचता, यहां से घूमने लगा था अब तक, अब घूमते हुए जब ये इस रास्ते से यहां आने लगा, राइट, जब ये इस रास्ते से इधर आने लगा, तो दो बातें हुई, एक तरीका तो ये हुआ, ये यहां पहुंचा ही नहीं, ये यहां से चला ऐसे चलने लगा, इधर समझो, इधर समझो, घबराओ नहीं, जैसे ये एक रास्ता है, ठीक है, इधर देखो ब्रिकेश, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, इसको 10 मीटर जाना था, चला गया, 100 मीटर चलना था तो जब भी चला गया, लेकिन अगर इसको 100 किलोमीटर चलना था, तो अगर इसको 100 किलोमीटर चलाना है तो एक ही रास्ता है, रेस में दौड़ा दो उसको, ट्रैक बना दो, ओलंपिक्स में रेस देखते हो, ऐसे कई सारे ट्रैक बने होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैक में चलेगा, तो क्या ट्रैक में चलते 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 नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? तो बताओ, लीनियर मोशन में ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस करेगा या रेडियल मोशन? बात क्लियर हुई? इसलिए मार्केट ने किसको रिप्लेस किया, मैग्नेट्रॉन ने लीनियर ट्यूब को। लीनियर ट्यूब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये केवल और केवल सीधी मूवमेंट करा रहे थे, राइट, और अगर हमें रेडियल मूवमेंट कराने का रास्ता मिल जाए, इलेक्ट्रॉन को खूब चलाना हो, तो क्या रेडियल मूवमेंट पर चला सकते हैं? बताओ, ट्रैक में अब मुझे 100 किलोमीटर चलाना होता, तो क्या मैं इसको चला सकता हूं या नहीं? 10 किलोमीटर चलाना होता, 100 किलोमीटर चलाना होता, चला सकते हैं। तो अगर दो चीजें हुई, अब एक तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये घूमता जा रहा है अपने इस मोशन में, राइट, दूसरा दूसरा घूमते समय, अब ध्यान से सुनना, देखना इधर, घूमते समय क्या हो रहा है, जब ये चला तो ये इनके बीच में आया, राइट, अगर ये इनके बीच में नहीं आया, उससे पहले घूमने लगा तो पूरा घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये इनके बीच में आया, इधर देखना, तो क्या प्लस से माइनस एक फील्ड बन रही थी, और अगर प्लस से माइनस एक फील्ड बन रही है, अब ये इसके इन्फ्लुएंस में या इसके इन्फ्लुएंस में, जिसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलता हुआ इलेक्ट्रॉन अब इसके इन्फ्लुएंस में या इसके इन्फ्लुएंस में, ये देखना पड़ेगा, राइट, जिसके इन्फ्लुएंस में गया वो इन्फ्लुएंस इसको मूव कराएगा। अब क्या होगा, जो आरएफ सिग्नल था, आरएफ सिग्नल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी, ध्यान से सुनना, आरएफ सिग्नल से एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलाकर ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा,
सिग्नल्स पर जो ट्रेवलिंग करेगा इस पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब जब वेलोसिटी इंप्रूव हो गई, जब जब वेलोसिटी इंप्रूव हो गई, तो बताओ वेलोसिटी इंप्रूव करके एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा या नॉर्मल वेलोसिटी में एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा? तो क्या इस समय हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन्स पर वेलोसिटी बढ़ गई? राइट। तो आरएफ सिग्नल की फील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन को चलने पर फास्ट मूवमेंट मिलती है, राइट। और पहले वाले में मूवमेंट स्लो थी। तो अगर अंदर वाले कैथोड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से चलने का मौका मिले तो क्या हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो रहा है या नहीं? अब एक बात बताओ, क्या ये कैविटी जो थी, ये कैविटी इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ही धकेल रही है इस समय बिकॉज ऑफ आरएफ सिग्नल? इसीलिए इसको कहा जाता है री इंट्रेंट कैविटी। री इंट्रेंट का मतलब ये री इंटर करा रही है, जो इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश कर रहा था उस पर वापस से पुल अप दे रही है, धक्का दे रही है, राइट। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन हुए, एक फेवर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस समय आप देख रहे हैं जो रिटार्डेशन पर है इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कह रहे हैं? अनफेवर्ड। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन जो उस तरफ जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो उससे धक्का लेकर वापस आ रहा है। इसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन, राइट। एक बार इस डायग्राम का मतलब सबको क्लियर हो रहा है? राइट, बना लीजिए। बना चुके क्या? आई नहीं यहां तक मेरी बात? नीचे लिखिए। जितनी ज्यादा जर्नी करेगा उतनी ज्यादा आरएफ सिग्नल एम्पलीफाई होगा। हाँ, और एक चीज देखो, ये बना लिया सबने? अच्छा, एक डायग्राम मैं और बना रहा हूं, इसको और देखना जरा। स्पोक्स भी बता दो, फिर लिखवा देता हूँ सब। कभी लिखवाऊंगा सब कुछ। देखो, देखो इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद देखो इधर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये फील्ड के साथ घुमा,
देखो अब क्या हो रहा है, इस तरह पाथ को समझने में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट नहीं बना पाया मैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो इलेक्ट्रॉन के सामने यहां माइनस बन रहा है, यहां माइनस से निकला है, तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से प्लस की तरफ जाना चाहता है। तो ये क्या बन रहा है, एक स्पोक्स बन रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन माइनस से निकला, समझना जरा ध्यान से, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत कहानी खतरनाक है। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस यहां वाले में तो जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइनस के सामने माइनस पर है, वो निकलेगा, उसको पक्का घूमना होगा। और किस रास्ते पर घूमना होगा, ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन माइनस के सामने माइनस पर है, वो कैसा है, उसको घूमना होगा ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन माइनस के सामने है माइनस पर, उसको घूमना होगा ऐसे, और प्लस की तरफ जाना होगा। जो इलेक्ट्रॉन माइनस के सामने माइनस पर है, उसको घूमकर प्लस की तरफ जाना होना होगा। तो क्या ये स्पोक्स की तरह, जैसे वैगन व्हील होता है, जैसे उसमें व्हील्स पर ऐसे कटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, उसे स्पोक्स कहते हैं। तो बताओ, क्या हर दो कैविटी के बीच में, हर दो कैविटी के बीच में स्पोक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो क्या हर अल्टरनेट कैविटी के बीच में स्पोक्स होता है? अब बने दो तरह के इलेक्ट्रॉन। आप इससे पहले मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे, तो मुझे लगा ये फिगर बना दो ताकि बात आप समझ जाए। जो इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा सीधा निकल गया, उसे कहते हैं फेवर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सीधे यहां पहुंच जाएगा, वो फेवर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला है माइनस से और यहां नहीं पहुंच सकता, रिटार्ड कर गया, रिटार्ड का मतलब उस पर फोर्स लग गया, अपोजिट फोर्स, तो वो घूम गया। और अगर वो घूम गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम कर चला गया। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? हम जनरल फिगर में यहां क्या मान लेते हैं, हर जगह प्लस 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 प्लस, एनोड प्लस एनोड प्लस। लेकिन जब आरएफ सिग्नल अप्लाई होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैविटी पर भी पोटेंशियल अप्लाई होता है। और कैविटी के पोटेंशियल की वजह से ये प्लस माइनस अंदर क्या बना देते हैं, इंटरनल इंटरनल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्पोक्स की तरह। तो इन घुमाव वाले मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, स्पोक्स। बनाओ इस फिगर को भी, फिर थ्योरी लिखवाएंगे प्रॉपर। समझ में आ रहा है स्पोक्स का मतलब? माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन सीधा निकलेगा, लेकिन माइनस से माइनस स्पोक्स घूम जाएगा, रिटार्डेड इलेक्ट्रॉन है। और कैसी कैविटी होती है, री एंट्रेंट कैविटी। सारे नाम क्लियर होने चाहिए। दीज आर द स्पोक्स। जल्दी बनाओ, जल्दी, टाइम नहीं है। कौन सा मूवमेंट अच्छा है, रेडियल लीनियर? रेडियल, इसलिए मैग्नेट्रॉन बेटर होता है लीनियर वेव ट्यूब से। अरे मात्र 5 मिनट वाले से नहीं मिलेगा ये सब।
5 मिनट में मैग्नेट्रॉन कैसे सीखे ना। ठीक है पूजा, ठीक है ठीक है। बिल्कुल न्यू ईयर वहीं होगा प्रयागराज। हाँ बिल्कुल। मैं हर साल 31st वहां नहीं रहता ना। पिछले 5 साल आप उठाकर देख लेना, जब से प्रयागराज सेंटर खुला है 2017 से, मैं कभी वहां नहीं रहा। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। चलो, लिख लिया। अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोक्स को देखना है। हेडिंग डालो। 1 मिनट, सॉरी। कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं इसको लिखवा देता हूं, स्पोक्स एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसको थोड़ा प्रॉपर लिखवा देता हूं, कैसे इस पर अब ऑब्जेक्टिव फ्रेम होंगे उसको हम लोग देख पाएंगे। रहता तो है वैसे केवीएस में, लेकिन 1 मिनट, मेंशन नहीं करता है वो। सॉरी, केवीएस में नहीं रहता है शायद। नहीं, नहीं रहता। केंद्रीय विद्यालय वाला पूछ रहे हो ना? हाँ, उसमें नहीं रहता। नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स में कल ही कराऊंगा। ठीक है, कल आप लोगों की क्लास फर्स्ट सेशन में लूंगा, मॉर्निंग वाले में। ठीक है, और इसको प्रॉपर अप कर लेना, कल ये ओवर हो जाएगा। कल TWT या कुछ अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, ओके। कल ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे इसके। ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।